आज जो हमारा लेक्चर है इसमें हम शुरू में पहले पहले कर्व को डिस्कस करेंगे कि कर्व किस तरह से इसमें कम्प्लेक्स एनालिसिस में हम कम्प्लेक्स इसमें कर्व को कैसे देखते हैं। बहुत आसान टॉपिक है ये। पहले हम टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि इसमें हम जहाँ एक्स यूज़ करेंगे उसका क्या मतलब होगा और जहाँ पर हम वाई यूज़ करेंगे उसका मतलब क्या होगा। तो x हमारे पास एक x ऑफ t की फॉर्म में फंक्शन होगा। जहाँ अकेला y यूज़ होगा वहाँ वो y का मतलब होगा वो y ऑफ t की फॉर्म में फंक्शन है। असल में आपने पैरामीट्रिक फंक्शन डिस्कस किया होगा कि अगर हम x और y को किसी एक और वेरिएबल से लेट कर देते हैं तो हम उसको पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। ये x और y ये पैरामीटर जो तीसरा हमने यूज़ किया t या उसकी फॉर्म में लिखे गया है। और ये जो t होगा ये ए और बी क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगा और ये जो ए से बड़ा या ए के बराबर और बी से छोटा या बी के बराबर होगा। अगर हम उसी फंक्शन में एक्स में अगर हम ए पुट करेंगे और उसी फंक्शन में बी पुट करेंगे, ये जो ओपन इंटरवल बनेगा इसको हम ए का नाम देंगे। और जब हम उस एक्स में एक्स ऑफ टी में टी की जगह बी पुट करेंगे तो वाई ऑफ एक्स ऑफ बी बनेगा। जब y ऑफ t में जब हम उसकी जगह b पुट करेंगे तो वो y ऑफ b बन जाएगा। इस तरह से ये दो इंटरवल हमारे पास आ जाएंगे वो क्लोज पॉइंट पुट करने के बाद। यहाँ सिंपल जो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो आगे हम फंक्शन रीड आउट करेंगे, स्टडी करेंगे, उसमें x का मतलब होगा वो फंक्शन x ऑफ t में है, या y फंक्शन यहाँ जहाँ y पढ़ेंगे वहाँ y ऑफ t होगा और वो जो t होगा वो उस क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्मूथ कर्व किसे कहते हैं। अगर वो जो x ऑफ t या y ऑफ t उसका डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूअस होगा उस क्लोज इंटरवल के ऊपर, बट बोथ आर नॉट सिम्युल्टेनियसली ज़ीरो ऑन ओपन इंटरवल ए बी, तो हम उन फंक्शन को स्मूथ या उस एक्स और वाई को हम स्मूथ कर्व कहेंगे। इसकी एग्जांपल या फिगर भी मैंने नीचे बनाई है कि इस तरह की फिगर को हम स्मूथ कर्व कहते हैं कि कोई उसमें बल ना हो। यानी सिंपल अगर हम ये देख लें कि वो एक स्मूथली मूव कर रही हो, कहीं पर भी एक और पॉइंट मौजूद ना हो, यानी अगर ए से बी हम जाएं तो डायरेक्ट जाएं, कहीं इस इन ए और बी के दरमियान यहाँ पर कोई एक और पॉइंट ना आ जाए। अगर कोई और पॉइंट आ जाएगा तो हम उसको स्मूथ नहीं कहेंगे ये। और अगर हम मैथमेटिकली बात करें कि उन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उस क्लोज इंटरवल के ऊपर जो है वो कंटिन्यूअस हो तो हम उसको स्मूथ कर्व कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पीस वाइज स्मूथ कर्व। अब पीस वाइज का मतलब ये है कि वो इस तरह की कर्व हमारे पास मौजूद हो। अब देखें यहाँ पर अगर हम इस जो मैंने बनाई है रेड के साथ, ये भी एक उसका कार्नर है, ये कार्नर है, ये भी कार्नर है, ये भी कार्नर है, ये कार्नर है, ये कार्नर है, ये कार्नर है। अगर हम बात करें इसको ए का नाम दें और इस वाले को बी का नाम दें, तो अगर हम डायरेक्ट बात करें ये स्मूथ कर्व नहीं है। बट अगर हम इसके पार्ट कर लें, इसको हम नाम दे दें सी का, इसे नाम दे दें डी का, इसे नाम दे दें ई का, इसे नाम दे दें एफ का, इसे नाम दे दें हम जी का, और ये अगर हम पार्ट बना लें तो वो पीस बन जाते हैं। अब देखो ए से लेकर सी तक एक स्मूथ है, सी से लेकर डी तक भी स्मूथ है, डी से लेकर ई तक भी स्मूथ है। तो अगर हम वो इस तरह का हमारे पास फंक्शन हो कि उसके पार्ट करने पड़े, पार्ट करने से वो हमारे पास एक सीधा सिंपल एक कर्व बन जाती है जिसे हम कहेंगे स्मूथ कर्व कहेंगे। और पीस की वजह से उसके टुकड़े होने की वजह से हम कहते हैं पीस वाइज स्मूथ कर्व कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ए से बी हमने पीस वाइज स्मूथ बनाया है, इसमें अलग अलग पार्ट हमारे पास स्मूथ हैं, तो इस वजह से ये एन स्मूथ कर्व जॉइंट एंड बाई एंड, तो इस तरह की कर्व को हम पीस वाइज
स्मूथ कर्व कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं मिसाल कोट, सर ने तो इस तरह से हमें कोट किया था कि अगर हम एक चूड़ी ले लें, वो चूड़ी जो है वो हमारे पास एक कर्व की ही फॉर्म बनती है, उसके टुकड़े कर दें, या इस तरह से देख लें, एक जिग जैग पाथ को आप देख लें, कभी किस तरफ मुड़ रहा होता है, कभी किस तरफ मुड़ रहा होता है, तो वो बिल्कुल खुद जो है वो स्मूथ नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा मोड़ आ जाते हैं। लेकिन अगर हम उस मोड़ के अलग अलग टुकड़े कर दें तो वो हमारे पास एक पीस वाइज बन जाता है। टुकड़े जितने पॉसिबल हो सकते हैं स्मूथ करने के लिए, तो उसको हम पीस उसके कहते हैं। अब आते हैं सिंपल कर्व। मैं वो मिसाल दे रहा था चूड़ी की। चूड़ी खुद जो है वो हमारे पास एक सर्कल बनती है, वो एक बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी शक्ल है, टेढ़ी शक्ल है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक वो पाथ हमारे पास सीधा हो जाए, हम उसके टुकड़े करें, तो जितना स्मॉल वो टुकड़ा होता जाएगा वो मज़ीद स्मूथ बनता जाएगा। तो इस तरह से वो हमारे पास पीस वाइज स्मूथ कर्व बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व इस तरह से होती है, एक क्लोज कर्व को हम सिंपल कर्व कहते हैं, जिसमें जहाँ से वो पॉइंट शुरू हो वहीं पर ही ख़त्म हो, लेकिन उसमें मज़ीद बल ना हो, यानी कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ना हो। ये जो पहला पहला मैंने बनाया ये हमारे पास एक सिंपल कर्व है। दूसरा हमारे पास दो हमारे पास कर्व बनी है, क्लोज कर्व बनी है, लेकिन इसमें ये सिंपल कर्व नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है जस्ट क्लोज कर्व। क्लोज कर्व का मतलब ये है कि जहाँ से शुरू हो वहीं पर ही ख़त्म हो, तो हम उसको क्लोज कर्व कहते हैं। ये दोनों हमारे पास क्लोज कर्व है, लेकिन ये सिंपल क्लोज नहीं है। सिंपल में वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। तो यहाँ पे अगर आप देख लें ये इस वाले फिगर को, तो इसमें ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये हमारे पास क्लोज कर्व है, लेकिन सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। और सिंपल क्लोज्ड कर्व जो है, पहली बात कि वो सिंपल भी हो, यानी जहाँ से शुरू हो वहीं ख़त्म हो, और वो क्लोज भी होनी चाहिए। तो यहाँ ये हमारे पास जो है ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। नेक्स्ट हमारे पास है कंटूर। तो ये हमारे पास जो पीस वाइज होता है, यानी कि हम खुद से ही उस पाथ को टुकड़े बना के जो सिंपल करते हैं, तो हमारे पास कंटूर कहलाता है। कंटूर भी पढ़ते हैं, कंटूर भी पढ़ते हैं। सर जमील साहब तो कंटूर ही पढ़ते थे, तो मैं जमील साहब जो मेरे क्लास फेलो हैं वो इस बात की गवाही देंगे। लेकिन कुछ हमारे पास जो एमफिल में थे वो कंटूर भी पढ़ रहे थे, कंटूर भी पढ़ रहे थे, इस तरह से डिफरेंट इसकी प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हैं। तो हम मैथ वाले हैं, मैथ वालों की वैसे भी इंग्लिश माशाल्लाह इंग्लिश वालों से भी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम एक कम्प्लेक्स नंबर की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देख लें, या एक इस तरह की कर्व की हम इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं। तो ये देखें कि एक्स वाई का स्केयर, और इसको इंटीग्रेट हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर नीचे क्योंकि ये पैरामीट्रिक है, सी है, क्लोज कर्व है, यहाँ सी का मतलब सर्कल या क्लोज कर्व है। तो क्लोज कर्व में हमारे पास वो इसको डेफिनेट बात है एक्स और वाई, ये एक पैरामीट्रिक फॉर्म में हम लिख सकेंगे। तो आप देखें यहाँ जो एक्स है वो नीचे दिया गया होगा, वो ये 4 cos t टी की फॉर्म में है, और वाई जो है ये 4 sin t है, और टी एक क्लोज इंटरवल बता दिया गया है, वो 0 से लेकर π/2 है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, जो ये क्लोज कर्व है ये π/2 0 से लेकर π/2 तक है, ये हमारी उसकी इंटीग्रल बन जाएगी। और यहाँ जो x है, x की जगह 4 cos t, और y की जगह 4 sin t, y का स्केयर इसका स्केयर हो गया, और x का हमने विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लिया, वो dx बन जाएगा, dt आ जाएगा, तो वो हमारे पास -4t बनेगा। सिंप्लीफाई करेंगे अब इंटीग्रेशन, तो हमें सिंप्लीफिकेशन आ जाती है। साइन का डेरिवेटिव साथ काज मौजूद है, अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो उसकी पावर में हम एक ऐड कर देते हैं। तो sin 4t/4
इसको जब मज़ीद इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद जो जवाब आएगा वो हमारे पास -64 आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने इसी तरह की एक और एग्जांपल ली है, एक्स वाई स्केयर, और यहाँ पर हमारे पास ये मैंने कुछ स्टेप किए हैं, 0 से लेकर π/4, 4 cos t, 16 sin t और 4 cos। इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास जो है 32, और ये हमारे पास आ जाएगा। फार्मूला लगाया, मैं बताऊंगा कि यहाँ पर ना आपके माइंड में आ रहा होगा एक सवाल, यहाँ मुझे पता है डेफिनेट बात है, सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो सेम है, और अल्लाह के बंदे ये सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पहला हमने पार्ट किया वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स की है, और ये जो दूसरा किया है वो विद रिस्पेक्ट टू वाई हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। हम अब मैं इसको इंटीग्रेशन को तो एक्सप्लेन ना करता बैठूँ, ये तो एफएससी और ये छोटे लेवल का है। अब ये इसको पहले वाले को एक्स के अलांग इंटीग्रेट किया गया है, दूसरे वाले को हमने वाई के अलांग इंटीग्रेट किया है। तो वाई के अलांग इंटीग्रेट किया, यहाँ पर ना एक स्टेप है जो कि आपको कंफ्यूज करेगा, वो ये वाला स्टेप है कि यहाँ पर 256, ये वाला स्टेप, इस स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं। 256 0 से लेकर π/2 साइन स्केयर टी कॉस स्केयर टी। तो ये साइन 2 स्केयर के, अगर आप फार्मूला अगर याद हो तो ये जो हमारे पास साइन 2x होता है, या साइन सिंपल साइन x की बात करें तो वो हमारे पास होता है 2 साइन x/2 काज x/2। ये वो वाला फार्मूला यहाँ यूज़ किया गया है, और इसकी जगह ये 64, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा, एक बार फिर दूसरी बार करना पड़ेगा। इस तरह से ही हमारे पास 64 हमारे पास आंसर आएगा, और साइन स्केयर 2 बनेगा। और साइन स्केयर 2t जो है वो, इसको जब मज़ीद हम काज की हाफ एंगल आइडेंटिटी में लेकर जाएंगे तो वो हमारे पास आएगा 1 - cos 4t/2। और इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि तमाम लोग जो है वो एफएससी को पढ़ा रहे हैं, वो यही फार्मूले, ये इन्हीं के साथ तो हम खेलते हैं। पहले सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर इन्हीं फार्मूलों के साथ है कि हाफ एंगल से डबल एंगल, और इस तरह से हम मूव करते हैं। तो इस तरह से ये जब वाई के अलांग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 16 हमारे पास आ जाएगा। ये जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है डी एस। अब एक्स वाई का स्केयर, अब डी एस के अलांग हमने इसको इंटीग्रेट करना है। अब डी एस कैसे निकालते हैं? डी एस हमारे पास लेंथ होती है उस पूरे कंटूर की। डी एस का फार्मूला है डी एक्स ओवर डी टी का होल का स्केयर प्लस डी वाई ओवर डी टी का होल का स्केयर ओवर स्केयर रूट डी टी। इसको इंटीग्रेट करना होता है। तो इसको जब इंटीग्रेट कर लेंगे, एक्स को अलांग टी के अलांग डेरिवेटिव लेंगे और वाई का भी टी के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, स्केयर लेके स्केयर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास डी एस बन जाएगा और वो 4dt होगा। यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पुट की है, वाई की वैल्यू पुट की है, और डी एस हमारे पास आया हुआ है 4dt। सिंप्लीफाई किया तो 256/3 हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर ये जो सवाल है ये हमारे पास कर्व दी गई हैं। कर्व को हमने एक्स के अलांग इंटीग्रेट किया है और फिर वाई के अलांग किया है, फिर डी एस किया है। डी एस को पहले आपको पास ये वाला फॉर्म बननी चाहिए कि उस जो एक्स पैरामीट्रिक दी गई है उसका विद रिस्पेक्ट टी डेरिवेटिव लेना है और वाई लेना है, उसके बाद स्क्वायर रूट लेके वो हमारे पास डी एस बन जाएगा, और इसमें पुट कर लेंगे तो और इंटीग्रेट सिंपल जो है वो हमारे पास इंटीग्रेशन है। अगर किसी को ये इंटीग्रेशन का मसला हो रहा है तो वो मुझे मैसेज कर दे, बता देगा, ताकि मैं फिर उसको हर एक एक पॉइंट को फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी मैं जनरली वो जो मेन पॉइंट है उसी को डिस्कस करता हूँ, और जो इंटीग्रेशन है वो खुद आपके सामने होती है, और मज़ीद ये PDF भेज भी दूंगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। अगर फिर भी हो सकता है किसी को ये इशू हो और फिर आपके माइंड में ये भी आ रहा हो कि शायद सर को इंटीग्रेशन ना आती हो, तो वो मैसेज कर सकता है कि या मुझे चैट में मैसेज कर देगा, तो मैं उसको इंटीग्रेशन का भी एक एक स्टेप जो है वो यहाँ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो यहाँ पर हमारे पास है दूसरा एक हमारे पास कर्व दे दी गई है, एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, वेयर सी इज़
ग्राफ ऑफ वाई इज, ये किसी का मैसेज शायद आया है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर जो है ये y जो है वो एक्स क्यूब के बराबर है। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये जो वेयर सी जो कर्व हमारे पास है वो -1 से लेकर 2 तक है, ये उसकी बाउंड्री बन जाएगी, लिमिट्स बन जाएंगी। x वैसे का वैसे, ये जो y है उसकी जगह क्यूब लिख दिया, dx वैसे का वैसे एक्स स्क्वायर, और dy इस y का हमने डेरिवेटिव ले लिया, तो वो आ जाएगा 3x स्क्वायर dx। इसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो 4 बनेगा। इंटीग्रेट करने के बाद 132/5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, नेक्स्ट कर्व हमारे पास है x dx, और c इज सर्कल। आपको पता है सर्कल एक पूरा एक क्लोज्ड सिंपल कर्व हमारे पास है, और ये जो है इसकी जो पूरे का पूरा पूरी बाउंड्री होती है वो 0 से लेकर 2 पाई होती है, पूरा सर्कल जो होती है। और उसमें जो उसके पैरामीटर बनते हैं वो x जो हम लेते हैं cos t लेते हैं, और y जो लेते हैं हम sin t लेते हैं। ये उसके डिफाइंड पैरामीटर हैं। तो x की जगह cos t और dx की जगह इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो -sin t आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जवाब 0 आ जाएगा। इसका जो इंटीग्रेशन है वो 0 है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये थोड़ा ट्रिकी है और इम्पोर्टेंट है। मैं इस एग्जाम्पल नंबर 6 के एक एक पॉइंट को मैं बताऊंगा, वजाहत करूंगा कि ये जो आंसर आए हुए हैं कैसे आए हुए हैं, इसको कैसे लेकर चलते हैं। कि एक हमारे पास पूरा, ये भी तो एक क्लोज पाथ है, ये वाला, ये भी एक क्लोज पाथ है। अब इस क्लोज पाथ के अलांग हम इंटीग्रेशन, या ये इस क्लोज पाथ के दरमियान हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो बहुत आसान है। और अगर समझ ना आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखें यहाँ पर इस ये जो शक्ल आपको नज़र आ रही है फिगर में, आप देखें 3 हमें पाथ मिल रहे हैं, एक C1, एक C2 और एक C3। तो पहले हम C1 के अलांग इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। अलांग C1 जो है वो 0 से लेकर 2 बन रहा है। अब देख सकते हैं, अगर हम देखें इसमें पहले वाले पॉइंट में x भी 0 है, y भी 0 है। दूसरे वाले पॉइंट में x 2 है और y फिर भी 0 है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया, जब हम C1 पाथ की तरफ मूव करते हैं तो y हमें 0 मिलता है, और x जो है वो 0 से लेकर 2 तक है। जब y 0 है तो आप इस ओरिजिनल फंक्शन की तरफ आ जाएं, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। -x² dy, जब 0 है उसका d डेरिवेटिव भी 0 होगा, तो ये पूरे का पूरा उसकी इंटीग्रेशन हमें क्या कर देगी, 0 दे देगी। तो इस तरह से C1 के अलांग जो इंटीग्रेशन का जो जवाब आया हुआ है वो 0 है। अब हम C2 की तरफ मूव करते हैं। C2 को जो 2 पॉइंट हमें लग रहे हैं वो एक 2 0 है और एक दूसरा जो पॉइंट है वो 2 4 है। अब थोड़ा सा मज़ीद देखें, अलांग C2 जो हमें x मिल रहा है, x कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट जो है वो 2 है, लेकिन y में चेंज आ रहा है, वो 0 से लेकर 4 तक है। तो y 0 से 4 है और x हमारे पास जो है वो 2 है। अब एक सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर अब हम जो लिमिट लेंगे वो x वाली लेंगे या हम y वाली लेंगे। तो हम जो लिमिट है वो इसमें जो चेंज जिसमें आ रहा होगा हम वही वाली लिमिट लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। आगे एक और भी थोड़ी सी बात है, वो वजाहत आगे कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे देखें x तो हमारा है 2 और y हमारे पास है वो 0 से लेकर 4 तक मूव कर रहा है। और अब यहाँ पे देखें, इस ओरिजिनल फंक्शन की तरफ दोबारा आ जाएं, y² dx। अब हमारे पास जो x है वो 2 है, जब डेरिवेटिव लेंगे 2 का वो 0 हो जाएगा, तो ये इस पहली वाली टर्म को वो 0 कर देगा।
माइनस एक्स का स्केयर लें। एक्स का स्केयर हमारे पास x2 है, उसका स्केयर 4 बनेगा, माइनस बाहर आ जाएगा और सिर्फ हमारे पास dy बनेगा। ये जो dy है इसको अलोंग y इंटीग्रेट करेंगे तो जस्ट y आ जाएगा, उसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा -16। यानी C2 के पाथ जब हम अलोंग मूव करते हैं तो उसका जवाब हमारे पास आता है -16। अब हम आते हैं अलोंग C3, जो हमारे पास ये जो कर्व बनी हुई है इसके अलोंग, ये जो हमारे पास कर्व है, ये पहले हम ना इस कर्व की तरफ मूव करते हैं। तो इसका जो पहला हमारे पास पॉइंट है वो 0 0 से लेकर 2 4 है। यहाँ पर हमारे पास x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होगा कि सर हम इसको जो लिमिट लेंगे वो x वाली लेंगे या y वाली लेंगे। पहले इस फंक्शन को आप एक कन्वर्ट कर लें, कर्व इसकी बना लें। आपको पता है दो पॉइंट के दरमियान जो लाइन बनती है वो किस टाइप की होती है, वो हम क्या करते हैं, y माइनस वाई वन ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। तो वहाँ से हमें लाइन मिल जाएगी। और मज़ीद अलोंग C3 कर्व वहाँ उसने फंक्शन में हमें दे दिया, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है। तो एक्स स्क्वायर वाली है तो हम इस फंक्शन को, सारे फंक्शन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, y को चेंज कर रहे हैं x में, जहाँ y होगा वहाँ हम एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे तो सारे का सारा फंक्शन हमारे पास x में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास लिमिट 2 से 0 है, क्योंकि हम c पाथ ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो 2 से 0 तो x की 4 माइनस 2x क्यूब बनेगा। इसको मज़ीद इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास जो जवाब आएगा -72/5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन ए स्मूथ कर्व C। यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है, जो कर्व इस्तेमाल की गई है वो स्मूथ कर्व है। C गिवन बाय पैरामीटराइजेशन z ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस आयोटा y ऑफ t, और ये जो t है वो क्लोज इंटरवल में से लिया जाएगा। देन उस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा उस क्लोज कंटूर के ऊपर, क्लोज पाथ के ऊपर, वो हमारे पास बराबर होगा a से लेकर b तक, उसको इंटीग्रेट कर लें। और f ऑफ z ऑफ t का, उस z ऑफ t का हम क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव, और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो उस फंक्शन की हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो मज़ीद इसके रिलेटेड पहले मैं एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं इस थ्योरम की तरफ आऊँगा कि हम डायरेक्ट जो है इस f ऑफ z को इंटीग्रेट क्यों नहीं कर सकते। अब यहाँ पर पहले एग्जांपल देखें, ये जो हमारे पास क्लोज कंटूर है z का कंजुगेट का अलोंग dz, हमने उसको इंटीग्रेट करना है। अब z का कंजुगेट हम अलोंग z जो है वो नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास जो z होता है वो एक पैरामीटराइजेशन होती है। तो ये जो z होगा वो सिर्फ और सिर्फ बराबर होता है, ये जो इसमें जो दिया गया है वो 3t प्लस आयोटा t स्क्वायर के बराबर है। और यहाँ पे t की लिमिट भी बता दी गई है, वो -4 से लेकर 4 तक है। अब यहाँ पे अगर हम इस ओरिजिनल सवाल को देखें तो जो f ऑफ z बन रहा है वो z का कंजुगेट बन रहा है। अब ये हमारे पास z भी दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, पहले z का कंजुगेट लेंगे तो वो हमारे पास f ऑफ z बन जाएगा। z का जब कंजुगेट लिया f ऑफ z बन गया, क्योंकि हम जस्ट अयोटे वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं, तो ये आ गया। अब इस f ऑफ z का कंजुगेट का इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव भी चाहिए। ये जो z हमारे पास आया हुआ इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो z का t के अलोंग डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा वो 3 प्लस 2 आयोटा t बनेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको इसके ऊपर जब ये थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्लोज कंटूर वाला जो फंक्शन है वो a से लेकर b f ऑफ z
प्लस जेड प्राइम ऑफ टी डी टी हमारे पास उसके बराबर होता है। तो एफ ऑफ जेड टी जो है उसकी वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर उसके टी के डेरिवेटिव को हमने उसके साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन पुट की, हमारे पास जो जवाब आया वो 195 प्लस 65 आयोटा आ गया। लेकिन हम जो है वो डायरेक्ट इस वाली वैल्यू को इंटीग्रेट कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो z है वो इस फॉर्म में है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो हमें ये वाले थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। पहले हमें उस फंक्शन को, जो फंक्शन हमें दिया जाएगा, उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करके वो जो लिमिट हमारे पास दी जाएंगी हम उस लिमिट को यूज़ करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। अदरवाइज हम डायरेक्ट उसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी है ये वाली इसको मैंने यहाँ इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि नेक्स्ट पेज पे मैंने इसको पूरा इंटीग्रेट किया है। अब यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन के ऊपर ये जो सर्कल बना हुआ है इसका मतलब ये क्लोज कर्व है 1/z अलोंग डी जेड। हमने इसको इंटीग्रेट करना है। अब हम ये नहीं करना, ये हम इसको जैसे हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 1/z का जो इंटीग्रेशन है वो नेचुरल लॉग ऑफ z कर दें। ये z जो है हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर की हम उसी तरह से इंटीग्रेशन हम नहीं ले सकते, हमें उसको थर्ड वेरिएबल में लेके जाना पड़ता है। तो इस वजह से C इज सर्कल, ये जो C हमारे पास सर्कल है, सर्कल जो उसकी पैरामीटराइजेशन होती है x cos t के बराबर होता है, y जो है वो sin t के बराबर होता है, और जो t क्योंकि पूरा एक क्लोज कर्व है वो 0 से लेकर 2 पाई के बराबर होगा। तो z ऑफ t फंक्शन बनाएं। z ऑफ t अगर हम बनाना चाहें, z हमारे पास बनता है वो cos t प्लस आयोटा sin t बनेगा, डेफिनेट बात है, क्योंकि z जो होता है हमारे पास cos x प्लस z जो होता है वो x प्लस वाई आयोटा के बराबर होता है। तो x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा। और अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो e आयोटा t बनेगा, क्योंकि पीछे हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म पढ़ी हुई है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक से हम लेके जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल में ताकि हमें इंटीग्रेट करने में आसानी हो। तो इस ई की पावर आयोटा टी को इस एफ ऑफ जेड में हम क्या कर देंगे, पुट करेंगे तो 1/e की पावर आयोटा बनेगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो वो बन जाएगा e की पावर माइनस आयोटा। ये जो z हमारे पास t बना है, z t का हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा आयोटा e की पावर आयोटा आ जाएगा, क्योंकि e की पावर का जो डेरिवेटिव होता है वो भी सेम होता है, इंटीग्रेशन भी सेम होता है, उसकी पावर का दोबारा डेरिवेटिव और उसकी इंटीग्रेशन को साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एफ ऑफ जेड आ गया और ये उस जेड ऑफ टी का डेरिवेटिव। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास टी आएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई आयोटा हमारे पास इसको इंटीग्रेशन करने के बाद जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पहले की तरह का एक फिगर दी गई है, उसके हर पाथ के अलांग जो है हम अलग अलग जो है वो इंटीग्रेशन लेंगे। पहले स्मूथ वाइज हर पार्ट का अलग अलग हमने उसको इंटीग्रेट करना है। तो ये हमारे पास सी का मतलब एक कर्व दी गई है, तो इसके दो पार्ट हैं, पीस वाइज स्मूथ है। तो ये हमारे पास सी के अलांग अलग करेंगे और C2 के अलांग, क्योंकि ये पूरी एक कर्व दी गई है। तो C1 के अलांग पहले किया। C1 हमारे पास एक फंक्शन कौन सा बना हुआ है, तो उन्होंने मल्टीप्लाई किया y इज इक्वल टू सिंपली वो 2 पॉइंट इक्वेशन लगवाइए, 2 पॉइंट जो दे दी जाए और इक्वेशन ऑफ लाइन जो हम निकालते हैं वो इस्तेमाल किया, वो y इज इक्वल टू x आ गया है। तो 0 से लेकर 1 तक हमने लिए, क्योंकि अगर हम C1 की बात करें तो हम कोई भी यहाँ से हम ले सकते हैं, इसको उसमें चेंज किया तो z ऑफ x हमारे पास जो बना है वो x प्लस आयोटा y बनता है, क्योंकि y हमारे पास x के बराबर है, तो x प्लस आयोटा x आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 प्लस आयोटा, क्योंकि x के अलांग हम लेंगे तो यही हमारे पास आ जाएगा। तो f ऑफ z उसमें वैल्यू पुट की और इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये जवाब आ गया। मज़ीद ये सारे के सारी इंटीग्रेशन यहाँ पे की हुई है, आप इसको ख़ुद से भी इसको समझ सकते हैं। मेरा इसमें मकसद सिर्फ ये देने का था कि आपको इसी तरह की एग्जांपल का इंटीग्रेट करना आ जाए अगर हम वो कम्प्लेक्स नंबर में दे दिया जाए तो। नेक्स्ट C2 के अलांग भी इसी तरह से ही इसको इंटीग्रेट किया गया है।
नेक्स्ट हमारे पास है एम एल इनइक्वेलिटी। एम एल इनइक्वेलिटी हमारे पास होती है इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूअस फंक्शन। आपको पता है कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर हम डिफाइन इसको डेफिनेशन देखें कि किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब उस वो फंक्शन उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट पर भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और लिमिट ऑन द फंक्शन जो है वो आपस में बराबर हों। अगर हमारे पास कोई फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन ए स्मूथ कर्व सी एंड इफ एफ ऑफ जेड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस आर इक्वल टू किसी ना किसी नंबर के आ जाता है, यानी सिंपल इस वाली वैल्यू का मतलब ये है कि उसका जो मॉड है वो कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू दे। जब डेफिनेट वैल्यू दे देगा तो हम उस वैल्यू को एक बाउंड बना लेंगे या वो बाउंडेड हो वो फंक्शन हमारे पास। इसका मतलब ये है कि वो जो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है हमारे पास वो बाउंडेड हो फॉर ऑल जेड बिलोंग टू उस क्लोज स्मूथ कर्व की बात कर रहे हैं। देन उस एफ ऑफ जेड को इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करने के बाद फिर मॉडुलस लें, वो भी बाउंडेड होना चाहिए एम एल के। और यहाँ पर जो एल है वेयर एल इज़ द लेंथ ऑफ सी, यानी उस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद उसका फिर हम क्या लें, उसको मॉडुलस लें या मॉड लें और वो उस एल की लेंथ से भी क्या हो नंबर उस एम से मल्टीप्लाई करें तो भी वो लेस आर इक्वल टू ही आएगा। तो हम इसको कहते हैं एम एल इनइक्वलिटी। तो इसको पहले हम एग्जांपल देखते हैं फिर इसकी दोबारा इसकी डिटेल मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन दे दिया गया, वही कॉन्जुगेट जेड का कॉन्जुगेट को इंटीग्रेट करना है। वैसे इसको हमने इंटीग्रेट किया हुआ है। सी इज़, यहाँ पर उसने ना लिमिट चेंज की है, सी इज़ सेमी यूनिट सर्कल। अब जब सेमी यूनिट सर्कल कह दिया, आधा सर्कल है, आधा सर्कल की जो लंबाई बनती है वो 0 से लेकर पाई बनती है। उस टी की हमारे पास जो बनेगा वो 0 से लेकर पाई तक आ जाएगा। एक्स वही काज और वाई हमारे पास साइन टी होगा। अब हम सबसे पहले डी एस निकालते हैं, उसकी लेंथ निकालते हैं। तो हमारे पास लेंथ इन्हीं एक्स और वाई का हमने स्केयर ले लेना है, वो 1 आ जाएगा। 1 को हमने इंटीग्रेट करना है और जब लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास वो पाई माइनस 0 बनेगा, तो जवाब आ जाएगा पाई। तो यहाँ पे हमें लेंथ मिल चुकी है, उस पूरे क्लोज कर्व की जो लेंथ है वो पाई है। नो, यहाँ पर जो z हमारे पास होता है वो x प्लस अयोटा वाई होता है, क्योंकि इस फंक्शन में हमें z का कॉन्जुगेट चाहिए। तो z का कॉन्जुगेट बनेगा x माइनस अयोटा वाई। तो पहले हम क्या करेंगे, इस z का हमें लेना पड़ेगा मॉड। z का जो मॉड बनेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमारे पास स्क्वायर रूट के हैं या अंडर रूट के हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इनकी वैल्यू पुट करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू को जो होते हैं वो इनके स्क्वायर बन जाती है। एक्स हमारे पास कॉस टी है, वाई हमारे पास साइन टी है, इनका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास भी 1 आ जाएगा। अब हम ये इनइक्वालिटी को देखते हैं कि क्या ये वाकई ये जो फंक्शन है इस इनइक्वालिटी को फुलफिल करता है या नहीं करता। तो इसका इंटीग्रेट करने का जो हमारे पास जवाब आया वो 1 आया, और दूसरे का हमारे पास जो जवाब पाई आया है वो 1, वो लेस आर इक्वल टू हमारे पास क्या बन रहा है, ये पाई आ रहा है। तो ये इस इनइक्वालिटी को क्या एम एल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। एम एल का मतलब है वो उसकी बाउंड, उसका जो बाउंड आया था वो हमारे पास पाई आया था, और बाउंड नहीं, बाउंड उसका जो वो 1 आया था, और जो उसकी लंबाई बनी थी एल बनी थी वो हमारे पास उसकी पूरी की पूरी पाई बनी थी। तो इसका जो है वो लेस आर इक्वल टू पाई आ रहा है। ये एम एल इन ये फंक्शन जो है वो एम एल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। जो आज का हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो काशी फंडामेंटल थ्योरम है। कि आप अब आप खुद देख ले, हमें इंटीग्रेशन कर करके हम बहुत तंग आ चुके हैं। अब काशी फंडामेंटल थ्योरम, ये जो काशी आया इसने हमारे लिए दुनिया जहान की बहुत बड़ी आसानी पैदा करके चला गया है कि इतने मुश्किल से मुश्किल फंक्शन को आप इंटीग्रेशन करें, आप करते रहते हैं। बेहतर है कि आप मेरा थ्योरम अप्लाई करें और आपको उसके जवाब का पता चल जाएगा कि इसका जवाब क्या आएगा। तो ये हमारे पास जो इसकी मीटिंग है ये ख़त्म होने वाली है, एक आध मिनट रह गया है। तो जैसे ही ये मीटिंग एंड होगी तो
तभी मैं जो है इस काशी फंडामेंटल थ्योरम को हम पढ़ेंगे। बाकी अगर पीछे वाले टॉपिक तक अगर किसी का कोई